हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज सेक्शन 51 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट स्टेट। तो पूछा है कि सेक्शन 51 क्या बोल रहा है। तो सेक्शन 51 में दिया है, इट अलाउज अ फॉरेन अवार्ड टू बी इन्फोर्स इवन इफ दिस चैप्टर डिड नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ जो फॉरेन जो अवार्ड दिया गया है वो इन्फोर्सेबल है, भले यहाँ पे ये चैप्टर नहीं हो। सेक्शन 51 इंश्योर दैट नथिंग इन दिस चैप्टर प्रेजुडाइज अ पर्सन राइट टू इन्फोर्स अ फॉरेन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में वो मतलब फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करा सकता है, इवन इफ दिस चैप्टर हैड नॉट बीन इनेक्टेड, भले ही ये इनेक्ट नहीं हुआ था ये चैप्टर। इट प्रिजर्व प्री एग्जिस्टिंग राइट्स, मतलब जो पहले ये मतलब चैप्टर नहीं आया था इसके पहले की भी अगर कोई अवार्ड थे तो उसको प्री एग्जिस्टिंग जो राइट है उसको भी ये प्रिजर्व करके रखता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 53 अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। तो सेक्शन 53 का क्या उद्देश्य है ये पूछा गया है। तो सेक्शन की इट डिफाइंस फॉरेन अवार्ड अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत जो भी फॉरेन अवार्ड हुए थे उसको डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 53 states that a foreign award under this chapter refers to an arbitral award made after July 28, 1924, है ना। तो जो भी आर्बिट्रल अवार्ड हुए थे 28 जुलाई 1924 के बाद के, उसको रिफर करता है इन अकॉर्डेंस विद द जेनेवा कन्वेंशन, जो जेनेवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है। इट इंक्लूड्स अवार्ड्स मेड अंडर एग्रीमेंट टू विच द प्रोटोकॉल इन द सेकेंड शेड्यूल अप्लाइज। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डज अ फॉरेन अवार्ड बिकम इन्फोर्सेबल एज अ डिक्री ऑफ द कोर्ट। तो सेक्शन 49 में बोला है कि जो फॉरेन अवार्ड भी है वो डिक्री ऑफ द कोर्ट के रूप में इन्फोर्सेबल होगी। सेक्शन 49, as per section 49, once the court is satisfied that a foreign award is enforceable under this chapter, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो enforceable है, ऐसा कोर्ट को सेटिस्फाई होता है, it shall be deemed to be a decree of that court। तो ये डिक्री मानी जाएगी उस कोर्ट की, deemed a decree। This means the award will be treated as if it were a judgment passed by the Indian court। ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसा माना जाएगा इसको कि इंडियन कोर्ट का ही जजमेंट, इंडियन कोर्ट के द्वारा ही जजमेंट पास किया गया। नेक्स्ट है, विच सेक्शन अलाउज एन अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू इन्फोर्स अ फॉरेन अवार्ड। तो फॉरेन अवार्ड के को इन्फोर्सेबल बनाने से इनकार करने वाला है, उसके अगर अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो कौन से सेक्शन में कर सकते हैं, सेक्शन 50 में। तो सेक्शन 50 बोलता है, एन अपील लाइज अगेंस्ट एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रिफर पार्टीज to arbitration under section 45 or refusing to enforce a foreign award under section 48. However, no second appeal shall lie from such an order except the right to appeal to the Supreme Court। ठीक है, तो 45 के तहत पंचायत पक्षों को क्या बोल रहे हैं कि पंचायत के लिए भेजने से मना कर दिया, मतलब उनको आर्बिट्रल अवार्ड के लिए मतलब उसके लिए आर्बिट्रेशन के लिए मना कर रहे हैं। तो सेक्शन 50 क्या मेंशन करता है, दो केस में अपील करने के लिए बोल रहे हैं कि अगर पार्टीज को सेक्शन 45 के तहत आर्बिट्रेशन के लिए जाने से कोर्ट मना करती है, जाने नहीं देती है ना, और सेक्शन 48 के तहत अगर फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने से रिफ्यूज किया जाता है तो इस केस में अपील की जा सकती है। सेकेंड अपील के लिए जनरली मना किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ केसेस में कुछ ग्राउंड्स दे रखे हैं, उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। Next, which section ensure that nothing in this chapter prejudice any right to enforce an award in India, even if this chapter had not been enacted। तो यहाँ पूछा है कि अगर ये चैप्टर नहीं भी इनेक्ट हुआ है तो जो इंडिया में अवार्ड को लागू करना है ना, इन्फोर्स करना है, तो कौन सा चैप्टर मतलब कौन सा सेक्शन में ये बोला गया है, सेक्शन 51 में बोला गया। तो सेक्शन 51 provides a saving clause stating that nothing this chapter shall prejudice any right that any person may have to enforce an award in India, even if this chapter had not been enacted। This protect pre-existing right। ठीक है, नेक्स्ट है, which section mandates a judicial authority to refer parties to arbitration
इफ द डिस्प्यूट फॉल्स अंडर सेक्शन 53, मतलब कौन सा सेक्शन ये बोल रहा है कि जो अगर कोई डिस्प्यूट है सेक्शन 53 के अंतर्गत, तो वो किस अथॉरिटी को, पार्टीज को भेजा जाएगा, किस अथॉरिटी द्वारा मतलब पंचायत वो अवार्ड दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 54 में मेंशन किया गया है। तो ये तो जुडिशियल अथॉरिटी upon being seized of a dispute under section 53 shall refer the parties to arbitration on application by either of them, provided the arbitration agreement is valid and capable of being carried into effect। तो कोई डिस्प्यूट सेक्शन 53 के अंतर्गत आ रहा है, तो और अगर कोई वैलिड एग्रीमेंट है ना, तो फिर उसको जुडिशियल अथॉरिटी के पास अगर कोई एप्लीकेशन करता है अवार्ड के लिए तो भेजा जाएगा मामला। नेक्स्ट, विच सेक्शन लेस डाउन द एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड। मतलब फॉरेन अवार्ड को अगर इन्फोर्स कराना इंडिया में तो कौन सा सेक्शन उसके एविडेंस से रिलेटेड बात करता है। तो सेक्शन 56 के तहत बोला गया है कि अगर कोई पार्टी मतलब एज पर सेक्शन 56 अ पार्टी अप्लाइंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ अ फॉरेन अवार्ड मस्ट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना होगा, द ओरिजिनल अवार्ड और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड कॉपी, है ना। तो आपको इन्फोर्स कराना है फॉरेन अवार्ड को इंडिया में, तो उसका ओरिजिनल अवार्ड लाओ या फिर ऑथेंटिकेट कॉपी। एविडेंस प्रूविंग दैट द अवार्ड हैज बिकम फाइनल, ये प्रूव के ये फाइनल है। एविडेंस टू प्रूव कंडीशन मेंशन सेक्शन 57 सबसेक्शन 1A एंड C में जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। और इफ द डॉक्यूमेंट आर इन फॉरेन लैंग्वेज तो सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन मस्ट बी सबमिटेड। तो ये सब होने के बाद फॉरेन कोर्ट को इंडिया में इन्फोर्स कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधिक प्राधिकरण मतलब जुडिशियल अथॉरिटी को सेक्शन 54 के तहत आर्बिट्रेशन के लिए पक्षों को कब संदर्भित करना चाहिए, है ना। जुडिशियल अथॉरिटी के तहत करने की बात की गई है। तो जब सेक्शन 53 के तहत अगर कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्प्यूट है और ऐसा कोई वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो, है ना, तो सेक्शन 53 के तहत जाएगा। तो सेक्शन 54 में बोला गया है कि किसी अनुबंध में एक वैध मध्यस्थता समझौता शामिल है, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो न्यायालय को पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा आवेदन किया जाता है तो यहाँ पे पार्टी इसके द्वारा अप्लाई करना होगा, है ना। यह प्रावधान मध्यस्थता समझौते को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, सेक्शन 55 के तहत एक विदेशी मतलब फॉरेन अवार्ड को कब बाइंडिंग माना जाता है। तो जब ये जो रिलेवेंट चैप्टर है उसके तहत अगर वो इन्फोर्सेबल है तभी वो बाइंडिंग माना जाएगा। तो सेक्शन 55 बोलता है कि अगर कोई फॉरेन अवार्ड है ना, जो इस चैप्टर के अंदर इन्फोर्सेबल है वो पक्षों के लिए बाइंडिंग होगा और से डिफेंस करने के लिए या सेट ऑफ या अन्य कानूनी कार्रवाई में मतलब कोई अदर प्रोसीडिंग है उसके लिए उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल है मतलब वैलिड है, तो उसको आप डिफेंस में यूज कर सकते हो, सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, अदर प्रोसीडिंग के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो इन्फोर्सेबल होने के लिए सेक्शन 56 और 57 की शर्तों का पूरा करना आवश्यक है। सेक्शन 56 के तहत किसी विदेशी मतलब फॉरेन अवार्ड के प्रवर्तन के कौन से दस्तावेज आवश्यक है। अब उसको इन्फोर्स करना है ना, फॉरेन अवार्ड को कौन से, तो इसमें है ओरिजिनल अवार्ड चाहिए या उसकी ऑथेंटिकेट कॉपी जो है, फाइनल डिसीजन की ये फाइनल हो चुका है ये बताने के लिए, और अगर विदेशी फॉरेन लैंग्वेज में है तो सर्टिफाइड इंग्लिश में मतलब सर्टिफाइड इंग्लिश, तो ये सभी इसमें चाहिए। ये सेक्शन 56 में कंडीशंस दी गई है। नेक्स्ट है, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने से कब रिफ्यूज किया जा सकता है, मतलब अस्वीकार किया जा सकता है। तो जब निर्णय उस देश में रद्द मतलब अनल्ड कर दिया गया जहां उसे पारित किया, मतलब जिस कंट्री में उसको दिया गया था, है ना, जिस वो अवार्ड को, और उसको क्या कर दिया, अनल्ड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, रद्द कर दिया। जब निर्णय ऐसा हो कि जो इंडियन लॉ है उसके फंडामेंटल पॉलिसीज जो है ना, फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉ के अगेंस्ट हो, तो ऐसा डिसीजन दिया गया तो भी वो इन्फोर्स करने से अस्वीकार किया जा सकता है। और जब जो
वह पक्ष जिसके खिलाफ परिवर्तन की मांग की गई उसे पर्याप्त नोटिस, मतलब जिसके अगेंस्ट उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है तो उसको कोई प्रॉपर सफिशिएंट नोटिस नहीं दिया गया, तो मतलब इन सब तीनों ही कंडीशन में रिफ्यूज किया जा सकता है। ये सेक्शन 57 में मेंशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 58 के तहत किसी विदेशी मतलब फॉरेन अवार्ड के प्रवर्तनीय होने का प्रभाव क्या होगा, मतलब अगर उसको सेक्शन 58 के तहत उसको फॉरेन अवार्ड अगर इन्फोर्सेबल है तो क्या इफेक्ट होगा, ये पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कोर्ट की डिग्री के समान, जो डिसीजन है ना वो कोर्ट की डिग्री के समान माना जाएगा, डीम डिग्री मान ली जाएगी। सेक्शन 58 के अनुसार यदि न्यायालय संतुष्ट है कि विदेशी पंच निर्णय सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो इसे न्यायालय के एक डिग्री मतलब डिग्री ऑफ द कोर्ट के समान माना जाता है, और इसका अर्थ है कि निर्णय को सीधे क्रियान्वित किया जा सकता है और इसके लिए पुनः मुकदमेबाजी की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 59 के अनुसार अपील कब की जा सकती है, तो अंडर सेक्शन 59 व्हेन कैन अपील बी मेड, तो जब आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट को पक्षों द्वारा मतलब अप्लाई किया गया है ना, और दूसरा जो है वो है अप्लाई किया गया है और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, मतलब पार्टीज ने आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, और दूसरा है फॉरेन अवार्ड को इन्फोर्स करने से कोर्ट ने मना कर दिया है, तो इन दो केस में अपील की जा सकती है अंडर सेक्शन 59, और दूसरी अपील के लिए मना किया है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के में की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 60 के तहत कौन सा अधिकार प्रिजर्व किया गया है, तो व्हाट राइट इज प्रिजर्व अंडर सेक्शन 60, तो यह अध्याय लागू होने से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी अवार्ड को लागू कराने का अधिकार है, मतलब ये चैप्टर जो सेक्शन 60 जिस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है वो अगर इन्फोर्स नहीं भी हुआ था लेकिन फिर भी वो अवार्ड कोई दिया गया है तो वो इंडिया में इन्फोर्स कराया जा सकता है, इस बारे में बोलता है। सेविंग क्लॉज है ये सेक्शन 60। नेक्स्ट है सेक्शन 61 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 टू विच डिस्प्यूट डज कंसिलिएशन अप्लाई, मतलब किन डिस्प्यूट्स में कंसिलिएशन लागू हो सकता है। कंसिलिएशन हो सकता है संविधात्मक और गैर संविधानक दोनों विवाद, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल अगर कोई है दोनों में वो लागू हो सकता है। सेक्शन 61 स्पष्ट करता है कि वह भाग जो कॉन्ट्रेक्चुअल और गैर संविधात्मक नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों प्रकार के विवादों पर लागू होता है जब तक कि कोई अन्य कानून पहले से लागू न हो या पक्षों ने अन्यथा सहमति न दी हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समझौता एक लचीली और प्रभावी विवाद समाधान प्रक्रिया के रूप में उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 के तहत, मतलब अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 व्हाट हैपेंस इफ द अदर पार्टी रिजेक्ट द इनविटेशन फॉर कंसिलेशन, है ना, तो सामने एक पार्टी तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन दूसरा रिजेक्ट कर रहा है कंसिलेशन के लिए, तो फिर क्या होगा, है ना, तो यहाँ कोई मध्यस्थता कार्रवाई नहीं होगी, अगर दूसरा रिफ्यूज कर देता है तो फिर कोई कंसिलेशन नहीं होगा। सेक्शन 62 सबसेक्शन 3 के अनुसार यदि दूसरा पक्ष मध्यस्थता के आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है तो कोई भी मध्यस्थता कार्रवाई नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि पहले पक्ष को 30 दिनों के भीतर या आमंत्रण में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता तो आमंत्रण की अस्वीकृति मानी जाएगी, मतलब जो टाइम पीरियड है मैक्सिमम 30 दिन है और अगर नोटिस वगैरह उसमें दे दिया है तो एग्रीमेंट में कितने दिन में एक्सेप्ट करना है, तो अगर उतने दिन में नहीं करते तो उसके बाद वो अपने आप ही रिजेक्ट मान लिया जाएगा, रिजेक्शन ऑफ इन्विटेशन माना जाएगा। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 के अनुसार व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ कंसिलेटर्स, जो कंसिलेटर्स हैं उनकी क्या संख्या होनी चाहिए, तो उसकी कोई कितनी भी संख्या हो सकती है, 1 2 या 3, जैसा भी पक्ष सहमत हो। तो सेक्शन 63 बोलता है कि इसका एक जनरल रूल है कि मध्यस्थ केवल एक होना चाहिए, जब तक कि पक्ष मतलब जनरली तो रूल में ये बोला है कि एक मध्यस्थ होगा, लेकिन अगर पक्षकार अगर सहमत हो जाते हैं कि 2 3 4 तो जब है ना तब तक वो एक ही रहेगा। यदि एक से अधिक मध्यस्थ होते हैं तो वे आमतौर पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, अगर अब एक से ज्यादा मध्यस्थ है कंसिलेटर्स है तो वो एक साथ काम करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।